जनरली एटॉमिक रेडियस को हम लोग कैसे करते हैं? इट इज द रेडियस, इज द रेडियस ऑफ स्फीयर if atom is considered to be, if atom is considered to be, considered to be spherical, spherical, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि एटम अगर आपका स्फेरिकल ऐसा है तो ये जो रेडियस है इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस इन जनरल, ठीक है। दूसरा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग हैविंग, हैविंग आउटर मोस्ट शेल, outer most shell of an atom, of an atom from center of nucleus, from center of nucleus, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एटॉमिक रेडियस। अब देखिए आपको ये बोला गया था, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए। सपोज एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस से इतना तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द, इट इज द 3D space, 3D space where, where finding of electron probability, finding of electron probability, probability is maximum, इस मैक्सिमम, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। अब देखिए कि ये जो आपका रेडियस है, अगर ये आपका आउटर शेल है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, मगर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? जहां पर आपका 90 to 95% इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। बट ऑर्बिटल के यहाँ पर भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते जो आपका पोजीशन है। एग्जैक्टली डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस कैलकुलेशन फॉर ऑर्बिटल इज वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस कैलकुलेशन फॉर ऑर्बिटल इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब देखिए बीइंग वेरी स्मॉल, बीइंग वेरी स्मॉल, ये नोट ले लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके करता हूँ। बीइंग वेरी स्मॉल, ओके सर। एटॉमिक रेडियाई, atomic radii is usually expressed as, expressed in nanometer, in nanometer। एक नैनोमीटर मतलब हम लोग जानते हैं कितना है? 10⁻⁹ मीटर, और हम लोग बोलते हैं 10⁻³ पिकोमीटर, और हम लोग बोलते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के ये बराबर है, ठीक है। हम लोग चार तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक है आपका कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, यहाँ से बेटा बहुत क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से एकदम मन चुपचाप एकदम दिमाग से सुनो, ठीक है। कोवैलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, वैंडरवाल रेडियस, वैंडरवाल रेडियस, और है आपका मेटालिक रेडियस। और क्या है आपका? मेटालिक रेडियस। ये चार तरह का आपका जो रेडियस है, ये आपका कहाँ पर आता है? ये आपका जेई के सिलेबस में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जेई नीट, जेई नीट सबके सिलेबस में है ये, ठीक है। अब देखिए पहला जो आपका रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। तो पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन सब कुछ करेंगे। तो कोवैलेंट रेडियस को हम लोग ऐसे बोलते हैं, इट इज नॉर्मली यूज्ड, इट इज
नॉर्मली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है। जो आपका मेटल नहीं है उसके लिए यूज होता है, जो आपका जनरली कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, जनरली कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, बॉन्डेड। अब आप बोलेंगे सर कोवैलेंटली बॉन्डेड तो बहुत मेटल नहीं होता है, नहीं, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड होता है, बट मेटल जब आपका हाइड्रेट बनाता है, ये आपका कोवैलेंट बॉन्डेड है। तो मेटल के साथ जब आपका नॉन मेटल होगा तब ये आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द internuclear distance internuclear distance internuclear distance between two successive nuclei nuclei of two covalently bonded atom of two covalently bonded atom covalently bonded atom in a molecule, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशन। क्या है मैं समझाता हूं अभी। देखिए, अगर आपके पास सपोज Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं ये आपका नॉन मेटालिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर एक Cl है, ये यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक आपका Cl है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज होमो डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमो डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर ये जो आपका ओवरलैपिंग है इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका न्यूक्लियस इधर है, इसका न्यूक्लियस इधर है। अब देखिए इन दोनों में अगर परपेंडिकुलर से हम लोग डिस्टेंस देखें तो दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर इज जी, जस्ट डिस्टेंस के हाफ, ठीक है। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। सपोज अगर हम लोग H2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो H2 मॉलिक्यूल भी आपका सेम होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी R इजिकल टू इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D1, तो D1 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू इसका रेडियस होगा, ठीक है। वैलिड फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। बट जब आपका हेटेरोडाइन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबको डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, हेटेरोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, जिसमें दो मॉलिक्यूल कोवैलेंटली बॉन्डेड है, सेम नहीं है, ठीक है। सपोज HCl, अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का साइज इज स्मॉल और क्लोरीन का साइज इज वेरी बिग, तो हम लोग इसको बोलते हैं हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे ये जो DAB होगा, ये जो आपका DAB होगा, DAB, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल है DHCl मान लीजिए, ये आपका किसके बराबर होगा बेटा, ये आपका बराबर होगा ये जो डिस्टेंस R ऑफ हाइड्रोजन प्लस R ऑफ क्लोरीन, इसके बराबर होगा ये आपका DHCl। यस और नो, यस और नो। Yes. But this is valid when electronegativity of atom is very close to each other, very close to each other. बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका HCl में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आपका 2.1 है, और आपका क्लोरीन का जो है ये आपका 3 के बराबर है। तो ये आपका एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इन दिस केस DAB कैलकुलेटेड एज RA प्लस RB
माइनस 0.09 एक्स से माइनस एक्स बी। यहाँ पर आपका एक्स से है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हायर एटम, हायर एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोअर एटम। लोअर एटम, लोअर एटम मतलब जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। सपोज HCl के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे ये डिस्टेंस, ये आपका किसके बराबर होगा बेटा? ये आपका बराबर होगा, आपका देखिए PHCl, ये आपका होगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ, क्या होगा बेटा? रेडियस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन माइनस 0.09। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का 3.0 है, इसका 2.1 है। अभी आप बोलेंगे सर ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों को मिल जाएगा, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपका कोवैलेंटली बॉन्डेड करता है, इसमें जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डी। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू आपका क्या होगा? डी हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा, इससे हम लोगों को मिल जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन का कहाँ से मिलेगा? क्लोरीन का भी जब आपका होमोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हम लोग करेंगे तो इन लोगों का न्यूक्लियस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे डी क्लोरीन। ये आपका आर क्लोरीन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू डी क्लोरीन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। और इस केस में हम लोग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ HCl हम लोग निकाल नहीं सकते। हम लोग क्या निकाल सकते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, ठीक है। करते हैं, सपोज आपके पास ऑक्सीजन है और सपोज आपके पास नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन में बेटा हम लोग जानते हैं कि ये आपका डबल बॉन्ड है, दिस इज योर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसमें हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन में आपका देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कोवेलेंट रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज आपका ये जो आपका क्लोरीन है, कार्बन कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 1.54, यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 1.34, यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 1.20। ये आपका ऑल आर इन एंगस्ट्रॉम, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन। तो रेडियस कितना होगा इसका? 1.54 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0.77 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर आप देखिए 1.34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? ये आपका 0.67, ये आपका एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर आपका होगा 0.60 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपका रेडियस है। अभी आपको एक बात पता चल गया है, जब आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी देखिए इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो, ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप बोलिए कि स्टेबिलिटी किस तरफ बढ़ रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रहा है इस तरफ, जहां पर आपका डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड के तरफ बढ़ रहा है। मतलब इसको तोड़ने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ता है? ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन डबल, देन सिंगल बॉन्ड। ये बात समझ में आया? क्योंकि यस सर। देखिए ना जो आपका ज्यादा स्टेबल है उसको तोड़ने के लिए तो हम लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आइए ना। सिमिलरली तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड जब आपका स्टेबल ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड होने से आपका क्या होता है? बॉन्ड बहुत क्लोजर हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड, देखिए बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो हम लोगों का रेडियस भी क्या होगा? रेडियस भी कम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं
डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से जब हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जाएंगे, आपका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन का जो रेडियस है ये आपका क्या होगा, हायर होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में आपका ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन में आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। द टर्म used for non-metal 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 and noble gases इसके लिए ही आपका वैंडरवाल जो आपका रेडी है ये आपका एप्लीकेबल है। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द हाफ द half of distance between the two successive of the half of the distance between two successive nuclei of two covalently bonded molecule of two covalently bonded molecule of like atoms or two successive molecules in inert gas of like atoms or two successive molecule of inert gas है। एक है आपका नॉन मेटल के लिए वैलिड है, एक है आपका नोबेल गैस। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है वैंडरवाल रेडियाई किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आप लिखेंगे ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटल्स एंड नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस। ठीक है, इसके लिए वैलिड है। ये क्वेश्चन है। सेकंड है कि ये क्या है, ये तो देख के लग रहा है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड के जैसे ही लग रहा है। नहीं, ये कोवैलेंट बॉन्ड जैसा नहीं है। सपोज अगर आपके पास इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है और आपके पास कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल, देखिए अगर आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है सपोज, दीज आर नॉन मेटेलिक कंपाउंड। सब देखिए ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, दिस इज योर कोवैलेंट बॉन्ड यार, ये भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बट इन दोनों में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग वैंडरवाल रेडियस की वैंडरवाल बॉन्ड किसको बोलेंगे बेटा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तो हम लोग वो बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने बोला था इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल टू मेक ए न्यू केमिकल स्पीसीज। अभी देखिए ये दो मॉलिक्यूल में एक आपका इनर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका काम कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इन दोनों में भी एक आपका बॉन्ड जैसा कुछ है, इसको हम लोग बोलते हैं वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वैंडरवाल बॉन्ड। अभी देखिए इन दोनों में जो आपका डिस्टेंस है, इन दोनों में जो आपका डिस्टेंस है सपोज डी है, तो वैंडरवाल वैंडरवाल रेडियस क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। अभी आप बोलिए कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है या वैंडरवाल बॉन्ड का रेडियस ज्यादा है। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में आपका क्या था बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड में आपका दो कंपाउंड ऐसे आपका क्या कर रहा था, ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। क्या है, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग ये आपका क्या हो रहा था, देखिए ये डिस्टेंस तो हम लोग अगर होमोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो ये आपका डी था, तो आर इज इक्वल टू डी/2 फॉर कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, बट इन केस ऑफ वैंडरवाल रेडियस देखिए दो मॉलिक्यूल जो आपका दो मॉलिक्यूल, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, दिस इज योर मॉलिक्यूल नंबर 1 एंड दिस इज योर मॉलिक्यूल नंबर 2।
तो हम लोग बोल रहे हैं कि आपका मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2 में एक आपका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपका क्या होगा बेटा, ये दोनों में देखिए ये जो डिस्टेंस है ये आपका हाई होगा, तो रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस बाय 2, तो रेडियस भी आपका बहुत हाई होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वैंडरवाल रेडियस इज वैंडरवाल रेडियस इज हायर देन रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस। देखिए ये बात बोल सकते हैं या नहीं। यस सर। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आपको जेई में पूछ सकता है कि वैंडरवाल रेडियस इज मोर स्ट्रॉन्गर रेडियस देन कोवेलेंट रेडियस। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये आपका पल्स है। क्यों, क्योंकि वैंडरवाल रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन मेटेलिक कंपाउंड और इनर्ट गैस। तो अब देखिए ये तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय 2। समझ में आया। ओके राइट। यस सर। नेक्स्ट जो चीज पढ़ाएंगे वो है आपका आयोनिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई में उतना कुछ नहीं है। देखिए मेटालिक रेडियाई जस्ट एक लिखवा देते हैं, मेटालिक रेडियाई क्या है डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे आयोनिक रेडियाई में, ये आपका ज्यादा आता नहीं है, लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance defined as the half the distance between two successive nuclei of two adjacent metal atoms. Successive distance between two successive nuclei of two adjacent metal atoms in the metallic closed packing metal lattice. In the metallic closed packed crystal lattice. इन द मेटेलिक क्लोज पैक क्रिस्टलिटिक्स। एक बात देखिए, हम लोग जानते हैं जो आपका मेटल होता है, मेटल में सर न्यूक्लियस के बाद आपने क्या बोला था? न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम, टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन द मेटेलिक क्लोज्ड पैक क्रिस्टल लैटिस, इन द मेटेलिक क्लोज्ड पैक क्रिस्टल लैटिस। अभी देखिए मेटल जो होता है इसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है ये बहुत हाई होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मेटल में आप देखेंगे ना ये आपका सॉलिड स्टेट में रहता है, ये सब नो मेटल। तो हम लोग यस जानते हैं सर। सॉलिड स्टेट में जब भी कुछ रहता है इसका ये क्रिस्टल लैटिस होता है। आप लोग 12 में स्कूल में पढ़ेंगे, अभी आप स्कूल में सॉलिड स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्रिस्टल लैटिस रहता है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस रहता है। अभी देखिए ये क्रिस्टल लैटिस होने से ये कंपाउंड जो होता है, ये जो आपका एटम्स है, दिस एटम्स आर वेरी मच क्लोजली पैक्ड, वेरी मच क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। तो अगर वेरी मच क्लोजली पैक्ड है तो आप क्या बोल पाएंगे कि ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड से भी आपका ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, कोवेलेंट बॉन्डेड से भी आपका ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। तो हम लोग बोल पाएंगे द कोवेलेंट रेडियाई इज लोअर देन, इज लोअर देन मेटेलिक रेडियाई इज लोअर देन द कोवेलेंट रेडियाई। रेडी। यस तो हम सर। लोग बोल पाएंगे मेटेलिक रेडियस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सॉरी ये आपको उल्टा होगा, ये कोवेलेंट रेडियस ज्यादा है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये आपका वीक बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि आपका हम लोग देख रहे हैं कि मेटल में आपका ये क्या है, वेरी क्लोजली पैक्ड है, ये आपका वेरी क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड। तो क्लोजली पैक्ड होगा तो आप बोल सकते हैं सर ये आपको आपने बहुत दूर दूर रखा है। देखिए बेटा ऐसा तो हम लोग लिख नहीं सकते, ऐसे हम लोगों को बोला जाता है। देखिए ऐसे, ये है आपका एक यूनिट सेल, यहाँ पर 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 यहाँ पर,
ऐसे आपका एक आपका सॉलिड स्टेट में रहता है। इसको हम लोग ऐसे ही दिखा सकते हैं। आप बोलेंगे सर कोवैलेंट बॉन्ड में तो आपने ऐसे दिखाया था कि आपका ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड से। यहाँ पर हम लोग ड्राइंग के खातिर हम लोग दिखा नहीं पा रहा है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपका क्लोजली पैक जो सॉलिड स्टेट में होता है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। समझ में आया? आपका वीकर बॉन्ड है। जो बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा बेटा, जो बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा उसका जो जो क्लोजली एटम होगा, ये मान लीजिए ये आपका मेटेलिक बॉन्ड है, तो ये आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस वेरी लेस होगा। दिस डिस्टेंस इज वेरी लेस क्योंकि ये आपका बहुत क्लोजली पैक्ड है। तो R इजिकल टू D/2 जो होगा ये भी आपका बहुत कम होगा। समझ में आया? तो हम लोग यस बोल सर। सकते हैं रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियाई इज बिगर देन मेटेलिक रेडियाई, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आपका वीक बॉन्ड है और मेटेलिक रेडियाई जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक रेडियाई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आयोनिक रेडियाई, इसको जस्ट सुनिए, ठीक है, इसको जस्ट सुनते रहिए, लिख लीजिए। इट इज द डिस्टेंस ऑफ outermost shell of an anion. It is the distance. It is the distance of outermost shell of an anion and cation from its nucleus. From anion and cation from its nucleus. ठीक है। अभी देखिए अगर आपका एक कैटियन है, कैटियन इज हम लोग जानते हैं कैटियन, कैटियन का क्या चार्ज है, कैटियन इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और हम लोग जानते हैं बेटा एनियन जो है ये आपका नेगेटिवली चार्ज, एनियन, एनियन इज नेगेटिवली चार्ज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका कैटियन जो है ये न्यूक्लियस से ये जो आपका डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं आर कैटियन, और यहाँ से जो आपका डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल का इसको हम बोलते हैं आर एनियन। जेनरली जेनरली आपका क्या होता है बेटा, सेम नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कैटियन, कैटियन is smaller in size, cation is smaller than anion। एनियन इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास सोडियम प्लस है एंड आपके पास F माइनस है, तो हम लोग देख पाएंगे बोथ आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन, both are having 10 electron means isoelectronic, isoelectronic। बट अगर हम लोग देखेंगे साइज तो हम लोग देखेंगे साइज ऑफ फ्लोरीन माइनस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ सोडियम प्लस, मतलब रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सोडियम प्लस। दिस इज बिकॉज यहाँ पर आप देखिए बोथ केसेस 10 इलेक्ट्रॉन है, बट इन केस ऑफ फ्लोरीन इट इज 9 प्रोटॉन, बट इन केस ऑफ सोडियम इट इज 11 प्रोटॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका आउटर शेल में ये आपका मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ सोडियम प्लस, और फ्लोरीन माइनस के लिए देखिए 9 प्रोटॉन आपका 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो आपका रेडियस होगा ये आपका बड़ा होगा। समझ में? इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, isoelectronic species radius of cation or anion is directly proportional with 1 by z star, और हम लोग बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल कराता हूँ आईआईटी का। देखिए आपको अगर पूछा गया है सोडियम प्लस है, पोटाशियम प्लस है, रुबेडियम प्लस है और सीजियम प्लस है, इसका रेडियस ज्यादा होगा,
देखिए सोडियम के नीचे है आपका पोटेशियम, उसके नीचे है आपका रुबिडियम, उसके नीचे है आपका सीजियम। ठीक है। जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो आपका क्या होता है बेटा? टॉप टू जब बॉटम इंक्रीज। जाते हैं हम लोगों को, हम लोग जानते हैं कि शेल शेल एडिशन टेक्स प्लेस, शेल एडिशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। और एक बात है देखिए, एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी आपका इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। मैंने बोला था कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, ये आपका डिफाइन करता है एनर्जी एज वेल एज साइज। देखिए एनर्जी एंड साइज मैंने लिखवा दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एन जितना बढ़ेगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद साइज और एनर्जी, तो हम लोग बोल सकते हैं जितना एन बढ़ेगा उतना साइज बढ़ेगा, जितना एन बढ़ेगा उतना एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इन केस ऑफ दिस हम लोग सिर्फ साइज से डील करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे एज नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। यस और नो? ठीक है। बट इन केस ऑफ मान लीजिए नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पर आपका फ्लोरीन प्लस, यहाँ पर आपका नियॉन प्लस, तो हम लोग देखेंगे इस साइड में क्या होता है बेटा। जब आपका, जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं, ऐसा होता डिक्रीज। है। कैसा होता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेज। डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जेट स्टार इंक्रीज कर रहा है, और जेट स्टार इंक्रीज करने से क्या होगा बेटा? ये आपका लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है। अभी आता हूँ यस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या होगा। सपोज आपके पास ऐसा कंपाउंड है, सपोज आपके पास O2 माइनस है, फ्लोरीन माइनस है, नाइट्रोजन 3 माइनस है, यहाँ पर आपका नियॉन है, यहाँ पर आपका सोडियम प्लस है, यहाँ पर आपका क्या है बेटा? यहाँ पर आपका मैग्नीशियम 2 प्लस है। ठीक है। किसका साइज सबसे ज्यादा होगा बोलिए? में यहाँ पर आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है। अभी हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। नाइट्रोजन में 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यस यहाँ पर सर। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस और आपका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में आपका क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज। बढ़ेगा। तो जब बढ़ता है तो आपका साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है या नहीं? कोई अपने अपने यस सर। तरफ उसको खींच रहा है, तो ये साइज आपका डिक्रीज करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीशियम 2 प्लस का साइज जो है ये सबसे कम होगा, उसके बाद सोडियम प्लस, उसके बाद क्लोरीन माइनस, उसके बाद ऑक्सीजन 2 माइनस, उसके बाद नाइट्रोजन 3 माइनस। अभी आप बोलेंगे सर अपने नियॉन का लिया नहीं। ये सर नहीं, ये आपका वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलिड होता है, वेंडरवाल रेडियई इसके लिए वैलिड है। और हम लोग जानते हैं रेडिय वेंडरवाल रेडियई क्या है? ये आपका सबसे ज्यादा है। यस सर। तो हम लोग बोल पाएंगे देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग कंपैरिजन करें, एक है आपका कोवैलेंट रेडियई, कोवैलेंट, एक है आपका वैंडरवाल, एक है आपका एक है आपका मेटालिक, मेटालिक, एक है आपका आयोनिक, और एक है आपका वैंडरवाल, वैंडरवाल। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है तो ये इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कोवैलेंट में, मेटेलिक में कोवैलेंट से ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आयनिक में देखिए ना, एक कैटियन है एक एनियन है, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर होगा तो हम लोग बोल पाएंगे कि इनमें जो डिस्टेंस होगा ये आपका वेरी लेस होगा, वेरी लेस होगा। तो आर इज इक्वल टू D/2, ये भी आपका लेस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक रेडियस जो है ये आपका सबसे कम, और उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवैलेंट रेडियस एंड वैन डेर वाल्स रेडियस इज मैक्सिमम। दैट्स व्हाई देखिए नियॉन आपका सबसे ऊपर है रेडियस में। क्यों? क्योंकि ये आपका वैन डेर वाल्स रेडियस है।